ये काइंडली जिनके ना माइक म्यूट नहीं है, म्यूट कर दें। थैंक यू। आई गेस जब मैं रप्चर यूट्रस का बता रही थी, आई डोंट नो आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, मैं एक दफा फिर इसको एक्सप्लेन कर लेती हूँ कि रप्चर यूट्रस और एब्रप्शन की बहुत कंफ्यूजन होती है एमसीक्यूज में, ठीक है। तो आपने देखना है कि रिस्क फैक्टर्स क्या है, साइन एंड सिम्टम क्या है, और वो आपको तभी पता चलेगा जब आपको पीछे बैकग्राउंड नॉलेज होगी कि रप्चर यूट्रस के साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, ठीक है, और एब्रप्शन के साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं। क्योंकि आप जब हम पास पेपर्स करेंगे आप लोग देखना कि, और जब भी रप्चर यूट्रस या एब्रप्शन का एमसीक्यू होता है ये दोनों ऑप्शंस में होते हैं, और हमेशा स्टूडेंट इन्हीं दो ऑप्शंस में ही परेशान होते हैं कि अब क्या करें, ठीक है। तो यू हैव टू पिक द रिस्क फैक्टर्स। अगर कोई पेशेंट प्रीवियस कार है, दाई से ट्रायल लेके आई है, ब्लीडिंग करते हुए आई है, ठीक है, हीमाचूरिया है, फीटल पार्ट्स पैल्पेबल नहीं है, तो आप उसको रप्चर करोगे, आप सिर्फ ब्लीडिंग को देख के एब्रप्शन नहीं करोगे, ठीक है। और इसी तरह एब्रप्शन जो है, अगर पेशेंट वो बताता है कि बीपी 140/90 है, पेशेंट हाइपरटेंसिव है, ठीक है, ट्रायल लेके आई हुई है, नॉन स्कार्ड पेशेंट है, स्टोनी हार्ड उसका एब्डोमेन है एग्जामिनेशन पे, और पेशेंट ब्लीड कर रही है और स्कैन पे भी प्रीविया भी नहीं है, तो फिर आप उसको एब्रप्शन की तरफ लेके जाओगे, ठीक है। तो ये मैं आपको इस जनरल इसलिए बता रही हूँ बच्चों कि ये फिर आप लोगों को होती है कंफ्यूजन, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये इतना आसान एमसीक्यू होता है लेकिन इसको भी वो ठीक नहीं कर पाते। इस तरीके से इन्वर्जन ऑफ यूट्रस का एक ही वो एमसीक्यू बार बार बहुत आता है, सीपीएसपी वालों को एक एमसीक्यू बहुत ही पसंद है कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर चल रहा था, प्लेसेंटा डिलीवर किया, ठीक है, 150 ml ब्लड लॉस है, पेशेंट शॉक में है, ठीक है। तो उसको भी अक्सर लोग क्या बना देते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म बना देते हैं। जब आपको वो बता रहा है कि पेशेंट को स्पेसिफिकली बता रहा है कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के साथ वो है, और पेशेंट का जैसे ही प्लेसेंटा आउट किया है, 150 ml ब्लड लॉस हुआ है और कोई चीज बाहर आई है, समथिंग केम आउट फ्रॉम द वेजाइना, सो दैट इज बिकॉज वो आपको एग्जामिनेशन का भी बताएगा कि कोई चीज वेजाइना से बाहर आई है, तो दैट इज बेसिकली इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, और वो न्यूरोजेनिक शॉक में पेशेंट गई है, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का अगर आएगा एमसीक्यू तो वो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में आएगा, वो भी इसी तरीके से हो सकता है, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि उसको वेजाइना के बाहर कोई मैस फील हुआ है, ठीक है। या वो 150 ml ब्लड लॉस का भी, उसमें ब्लड लॉस अक्सर जो है वो होता ही नहीं है और पेशेंट एम्बोलिज्म में चली जाती है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में चली जाती है, ठीक है। तो ये थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स अब हम पास पेपर्स करेंगे और ये एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमें आ जाएंगे, ठीक है। मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, उसके बाद पेशेंट मैनुअल रिमूवल कब क्या अपने एमसीक्यू आते हैं कि पेशेंट प्लेसेंटा के साथ रिटेन हो गई है, 30 मिनट्स हो गए, आप क्या करोगे, क्या लगाना चाहिए, ठीक है। ओके, एपिडेमियोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटरनल मोर्टेलिटी, मोर्बिडिटी, ठीक है। बायोस्टैटिस्टिक्स जो है इसका मैं लेक्चर लूंगी, थ्योरी स्टूडेंट्स के साथ भी लूंगी, और मैं ये क्रैश कोर्स वालों को भी कराऊंगी, क्योंकि लेकिन ये मैं थोड़ा सा एंड पे कराऊंगी क्योंकि ये आप स्टार्ट में करोगे तो ये भूल जाता है, ठीक है। इसमें कोहॉर्ट स्टडी क्या होती है, केस कंट्रोल क्या होती है, मेटा एनालिसिस बहुत पसंद है इनको आजकल, ठीक है। तो ये सारे उससे रिलेटेड होते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, डोमेस्टिक वायलेंस से टॉक्स में भी आता है, और इसमें से भी आता है, इसका इंसिडेंस आ जाता है डोमेस्टिक वायलेंस का। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी की कोई क्वेरी हो, यू कैन आस्क इन योर चैट बॉक्स, या अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, फिर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं प्लानर को एंड टिप्स एंड ट्रिक्स टू पास आईएमएम। जी बच्चे, माइक प्लीज म्यूट करें अपना। किसका माइक अनम्यूट है? अंबनी। ओके, नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन। लता, यू वांट टू आस्क समथिंग? हसीबा, अहमद अवान, डॉक्टर खान, अतीका। हसीबा, यू वांट टू आस्क समथिंग? ओके, कोई क्वेरी हो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा आज का सेशन लेने का मकसद मैं आपको बार बार वही बता रही हूँ कि एक तो मोटिवेशन देना, क्योंकि बहुत बच्चे जो स्पेशली क्रैश कोर्स के आते हैं वो बेचारे बहुत ही डीमोटिवेटेड होते हैं, इधर उधर से सुन के कि पेपर बहुत मुश्किल आता है, एफसीपीएस के लेवल का आता है। नो डाउट टॉक्स डिफिकल्ट थे, आई अंडरस्टैंड, लेकिन थ्योरी का पेपर ऐसा नहीं था कि पास नहीं होने वाला था। जिन्होंने पास किया मैं उनके टेस्टिमोनियल भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है, फॉर द मोटिवेशनल पर्पस, ठीक है। वो भी तो कहीं से नहीं पढ़ के आए ना, आप ही कितना बुक्स पढ़ते हैं। ओके, व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स टू पास द एग्जाम? देखो आईएमएम जो है सबसे पहले हार्ड वर्क,
ठीक है, अब मैं जब ये बोलती हूँ तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैडम हमने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, नो डाउट यू डिड इट। लेकिन अगर आपका लास्ट टाइम पास नहीं हुआ तो आप लोग देखो कि कौन से वीक पॉइंट से मैंने अपने किन वीक एरियाज पे काम करना है। ठीक है, जो होना था हो गया, उस चीज को लेके अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। ठीक है, आपने वो पॉइंट्स अपनी डायरी में लिखने हैं कि मुझे जो है ना, मुझे लगता है कि मुझे एचएमबी और फाइब्राइड और एचएमबी वाले टॉपिक पे ज्यादा कंसंट्रेशन करने की जरूरत है, मुझे समझ नहीं आए थे एग्जाम में। अपने दिमाग में है ना, हर इंसान को पता है कि उसकी क्या वीकनेस है। फिर ये कि शायद मुझे एपीएच पीपीएच में से ज्यादा थोड़ा अच्छी डिटेल से करना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम आप उसको ज्यादा अच्छे तरीके से करें। वो आपको आपके पार्टों में भी हेल्प करेगा, आपको आपकी क्लिनिकल लाइफ में भी हेल्प करेगा। लेकिन हार्ड वर्क, नो डाउट, अगेन मैं बार बार ये कह रही हूँ कि बच्चों के साथ पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, बच्चों के साथ इवन पढ़ाना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, सो चीजें होती है मुश्किल, ट्रेनिंग बहुत टफ है, रगड़ा दिया जाता है 1 in 4 अल्टरनेट कॉल, मुझे पता है सब कुछ है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम हियर टू टीच ओनली आईएमएम स्टूडेंट्स फॉर द टाइमिंग। ठीक है, लेकिन बच्चों ये ऐसी इम्पॉसिबल चीज नहीं है, अपना टाइम टेबल सेट करो। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोशिश क्या करो, सुबह 4 बजे उठ के 8 बजे तक पढ़ा करो। उन 4 घंटे में घर वाले भी सब सो रहे होते हैं, डिस्टर्बेंस नहीं होती, आपका ब्रेन आपका माइंड एक्टिव होता है। उस टाइम में आप लोग नमाज पढ़ लेते हो। अगर आपको पूरे दिन में पढ़ने का टाइम नहीं मिला लेकिन आपने उन 3-4 घंटे में पढ़ लिया है, ठीक है, आपकी नींद भी पूरी है, तो वो बेस्ट टाइम होता है। ठीक है, लेकिन पढ़ो किसी भी तरीके से। देखो आप टाइम कम है, टाइम को मैनेज करो। ठीक है मैम, गायनी के टॉपिक डिफिकल्ट है और टाइम टारगेट ज्यादा है। ठीक है, हाँ नो डाउट गायनी के टॉपिक डिफिकल्ट हैं, लेकिन देखो गायनी छोड़ भी नहीं सकते ना। ठीक है, ओके, यस क्लियर। एग्जाम देखो बच्चे पास होते हैं, आप सबसे पहले तो अपने आप अपने ना पॉजिटिव एनर्जी डालें। ठीक है, कोई भी काम करने से पहले ना, मैं आप लोग को अपनी भी एग्जांपल दूं कि जब भी मैंने अपनी लाइफ में कोई टारगेट अचीव करना होता है, ठीक है, वट एवर इट इज, चाहे वो बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को लिखाना है, मैं अपने किड्स की बात कर रही हूँ, चाहे वो मेरी जॉब है, जो भी है, मैं अपना एक टारगेट रखती हूँ कि यार मैंने ये चीज करनी है। और जब भी मैं डीमोटिवेट होती हूँ, ठीक है, यकीन माने, मैं या तो नमाज पढ़ती हूँ, दिमाग जिस तरह होती है, मतलब अल्लाह से 2 नफल एक्स्ट्रा पढ़ के कि अल्लाह मियाँ प्लीज मुझे इस चीज का रास्ता बता दे, मुझसे ये चीज नहीं हो रही। ठीक है, वो करने के बाद मैं ना गूगल पे सर्च करती हूँ मोटिवेशनल पोस्ट फॉर दिस पर्पस। ठीक है, और मैं वो मोटिवेशनल पोस्ट पढ़ती हूँ, क्योंकि जब आप, अगर मैं आप लोग को एग्जांपल दूं कि अगर आप जो बच्चे फॉर एग्जांपल पिछली दफा जो पास हुए ना, अगर आप लोग उनसे फीडबैक लेना, तो वो आपको पॉजिटिव काउंसलिंग करेंगे। ठीक है, और जिन बच्चों का नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो कहेंगे नहीं यार पेपर बहुत डिफिकल्ट था, ये चीज नहीं। तो वो थोड़ा सा ये होता है कि इंसान के थॉट्स में, ब्रेन में आती है नेगेटिव बातें। ठीक है, लेकिन आपने अपने अंदर उस चीज को पॉजिटिविटी लानी है अपने अंदर। मैं आप लोग को बार बार ये कह रही हूँ कि पॉजिटिविटी लानी है, तभी आप लोग की होप होगी। जब पॉजिटिव होता है ना इंसान अंदर से, उसके अंदर होप भी होती है कुछ ना कुछ करने की, और वो अपने टारगेट्स भी अचीव कर लेता है। ठीक है, सो टाइम देखें, अगर अगर 1 साल भी हो ना, अगर मैं आपको 1 साल भी दूं, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स कहती हूँ कि अगर मैं 1 साल भी आप लोगों को कोर्स करवाती रहूं ना, एक पूरा साल, एट द एंड आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कहेंगे मैडम हम अभी तक नहीं, पीछे आप कवर नहीं कर पाए। इसमें हो सकता है उनका कसूर ना हो, क्योंकि आप लोग की डेली रूटीन, आपकी स्टडीज, आपके बच्चे, आपकी स्केजुअल इस तरह होता है। जो बच्चे स्पेशली हॉस्टल में रहता है, नो इट्स टू डिफिकल्ट। ठीक है, घर से भी दूर, होम सिकनेस वो, लेकिन देखिए जब एक दफा एग्जाम पास हो जाता है ना, आपको याद भी नहीं होती वो चीजें। बिलीव मी, अगर मैं अभी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर वो मुझे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अलाउ नहीं करते कि आप हमारे मतलब वो टेस्टिमोनियल शेयर करें, मैं नहीं शेयर करती, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी लास्ट लास्ट अटेम्प्ट पे एक्सपायर, बिल्कुल होपलेस, सुइसाइडल थॉट्स आने वाली हुई हुई होती है, और मैं उनकी स्पेशली एक जो सेशन जो है ना, वो एक मोटिवेशनल उसका लेती हूँ, कि नहीं, यू हैव टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, आपने करना है, बस करना है। और ये चीजें कर लेते हैं, और जब वो बच्चे कर लेते हैं तो मैं उनको स्क्रीनशॉट सेंड करती हूँ उन्हीं मैसेजेस का, तो वो कहते हैं मैडम बस वो टाइम बहुत मुश्किल था। मैंने कहा देखो गुजर गया ना टाइम, तो टाइम देखो बच्चे गुजर जाता है। ठीक है, एग्जाम में पास हो जाएगा, बिल्कुल होपलेस नहीं होना, अपने आप को प्लीज किसी से कंपेयर नहीं करना। ये आईएमएम के बच्चों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ना, उनके साथ वाला कोई बच्चा दे देता है, फिर वो पास हो जाता है, फिर वो ट्रीट देना शुरू कर देता है। ठीक है, तो फिर जो साथ वाला होता है वो बिल्कुल डीमोटिवेट होकर, बिल्कुल उदास होकर एक साइड पे बैठा होता है। और ये नेचुरल है, मैं ये नहीं कह रही कि ये नेचुरल नहीं है, दिस इज नेचुरल, बट यू हैव टू ओवरकम। ठीक है, अगर आज उसने ट्रीट दिया तो कल आप लोग दे दोगे, इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट टाइम। ठीक है, बल्कि आपको तो उसकी मोटिवेशन लेनी चाहिए कि यार हाँ ये पास हो सकता है तो मैं भी तो पास हो सकता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं जरूर ट्रीट दूंगा, मैं जरूर मेहनत करूंगा। फिर मैं देखती हूँ आप लोग कैसे नहीं पास होते हो। ये बात है ना ऐसी, आप लोग अपने साथ में अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स को देखते हो, फिर आपका एचओडी पूरी मीटिंग में बैठ के आपके उस कुलीग की तारीफ कर रहा होता है।
ठीक है। तो फिर आप लोग बिल्कुल एक कोने में ना खामोशी से फिर थोड़ी देर जाके ना थोड़ा सा रो लेते हो कि यार काश में, ये काश इंसान की जिंदगी से नहीं जाता, ये पेपर जाएगा दूसरा पेपर आएगा, पार्ट टू भी पास हो जाएगा, फिर आप क्लिनिकल लाइफ में आओगे, फिर क्लिनिकल लाइफ के अपनी जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर्स आपके साथ बैठे हुए और यू हैव टू कॉम्पीट, ठीक है। तो ये चीजें लाइफ के साथ चलती रहती है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ ये सिर्फ एग्जाम है, ठीक है। तो ये एग्जाम भी पास हो जाएगा। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये नहीं कि आज आपने मोटिवेशन ले ली और आज आपने 10 घंटे पढ़ लिया और कल आपने 1 घंटा भी नहीं पढ़ा। डेली एटलीस्ट 2 से 3 घंटे आपने निकालने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं, मेक योर ओन नोट्स। नोट्स बनाने का मकसद ये, जैसे मैं थ्योरी ग्रुप में हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि अपने साथ एक डायरी रखो, ठीक है, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करो, एपीएच का टॉपिक है, उस पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये तो मेरे एंड पे लाजमी रिवाइज करने हैं, ठीक है, जो एंड पे रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आपको टाइम लगेगा, लिखने से क्या होता है कि एक तो आपकी वो मेमोरी में फीड हो जाता है, आपको नेक्स्ट टाइम रिवीजन करने में आसानी होती है, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई है बच्चों क्वेश्चन? देखो गायनी मुश्किल नहीं है, गायनी तो करनी है ना। अगर जब आपके पास कोई पेशेंट आता है ना, तो वो ये तो नहीं कहता कि आप सिर्फ एंटीनेटल को करोगे चेक, और आपके पास जब कोई पेशेंट आ जाती है सिन के साथ आ जाती है, या कोई पेशेंट आपके पास फाइब्राइड यूट्रस के साथ आ जाती है, तो आप उसको ये तो नहीं कहोगे ना कि मैंने सिर्फ ऑब्स अच्छी पढ़ी हुई है, गायनी मुश्किल है, नहीं। बिलीव में जब आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बैठते हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप समझो कि ये भी आप लोगों की ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है, क्योंकि आप किसी पेशेंट को ना नहीं बोल सकते हो, आप अपने सीनियर से हेल्प ले सकते हो, ठीक है, लेकिन आप अपने क्लिनिक में, आप अपने सेटअप में आप ही कंसल्टेंट हो, ठीक है। तो जितनी इंपॉर्टेंस आप ऑब्स्टेटिक्स को देते हो, उतनी इंपॉर्टेंस गायनी को दो। वो जो एक मिथ है ना पुरानी, हमारे वो पुराने बड़े बड़े सीनियर्स की, कि आईएमएम तो यार, आईएमएम तो फेल होता ही नहीं है, आईएमएम में तो सारी ऑब्स आती है, वो खत्म, ठीक है। वही बड़े बड़े ही आप पेपर बैठ के बना रहे हैं, और उनको पता है कि ये बच्चे सिर्फ पास पेपर्स पढ़ के आते हैं, थ्योरी उनको नहीं आती होती, तो वो आगे से नया पूल डाल रहे हैं आजकल, ठीक है। तो अपनी थ्योरी साथ साथ बहुत अच्छी करनी है आपने। और गायनी को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लेना कि 30% है तो नहीं है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है गायनी की। टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम, देखो बच्चे, मैं भी आपसे आगे पेपर डिस्कस भी करती हूँ कि पेपर में किस तरह होते हैं। दोनों पेपर में जो है, जब हर पेपर की अपनी टाइमिंग होती है, मैं आगे डिस्कस करती हूँ, ठीक है। अच्छा, रिवीजन 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 जरूर, ठीक है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, आज आपने एक चीज पढ़ी, आपको कल भूल जाएगी, ठीक है ना। आपने रिवीजन जो है ना, वो नहीं छोड़नी, वो लाजमी करते रहनी है, ठीक है। एट द एंड क्या होता है कि आप लोग अपने को खुद को ओवरबर्डन कर लेते हो, लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते हो, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आपने जो फ्लैश कार्ड समरी ग्रुप है, वो मैं बनाती इसलिए हूँ कि एट द लास्ट 2 डेज में आप लोग उसी को ही रिवाइज करें, उसमें से कोई टॉपिक नहीं रहा होता, ठीक है। ओवेरियन ट्यूमर्स की क्लासिफिकेशन मैंने लास्ट टाइम भी दी थी, और वो जिन्होंने पढ़ी, जिन्होंने उस ग्रुप को फॉलो किया, ठीक है, उन्होंने बाद में मुझे फीडबैक भी दिया कि मैडम हम शुक्र है कि ये पढ़ के गए थे, क्योंकि डेफिनेटली पार्ट 1 की चीजें भूल जाती है ना बंदे को। या जिन्होंने वो ईबीएम के शुरू के जो होते हैं इंट्रोडक्टरी चीजें पढ़ी हुई थी, तो उनकी नॉलेज, उनका बैकग्राउंड अच्छा था, ठीक है। तो अपने विजन को ब्रॉड रखना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो फ्रेश है, पेपर 1 में 100 MCQs होते हैं, पेपर 2 में भी 100 MCQ होते हैं, हर पेपर में आपको 2 2 आवर्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करें, ठीक है, अगर मैं इसको सारा डिवाइड करूं जो मैंने किया है, तो एक एमसीक्यू पे एटलीस्ट आपको 1.2, ठीक है, यानी कि एटलीस्ट 1 मिनट। एक एमसीक्यू को अगर आप 1 मिनट देंगे, ठीक है, तो एंड के एटलीस्ट 20 MCQs के लिए आपको 20 मिनट्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपने एक एमसीक्यू पे 5 मिनट लगा लिए, तो फिर आपके प्रॉब्लम्स खराब होते जाते हैं। अब तो ऑनलाइन सिस्टम आ गया ना, ठीक है, जो रिपीटर्स हैं उनको पता है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, अच्छा देखिए, जब भी आप क्वेश्चन एमसीक्यू पढ़े, अगर आपको लगता है ना कि ये डिफिकल्ट है, ठीक है, उसको स्किप कर दे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। वो डिफिकल्ट लगता है, स्किप कर दे, ठीक है। तीसरा चौथा ऐसा सवाल जरूर आते हैं आगे जो आपको आते होते हैं, ठीक है, उनको आप करें। हो सकता है किसी में आपको सिर्फ 30 सेकंड लगे, किसी में आपको सिर्फ 40 सेकंड लगे, और हो सकता है कि आप किसी को 10 सेकंड में पिक कर लें। तो आपके पास जो एंड पे 20 25 मिनट जो बच जाते हैं, आपने उन एमसीक्यूज को गौर से पढ़ना है, ठीक है, जिनमें आपको कंफ्यूजन है, ठीक है। फिर आपने उस पे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया करना है। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि जैसे ए बी सी डी ऑप्शन है ना, ठीक है, आपने कहा नहीं ए नहीं हो सकता, बी नहीं, सी नहीं, डी और ई में आप स्टक हो गए हैं, ठीक है। तो उस डी और ई में से कोई एक जवाब होता है, और जो आपके माइंड में पहले आता है 60 to 70% वही आंसर होता है।
ठीक है। जब आप उन दो में भी बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देते हो तो प्रॉब्लम वहां पे आ जाती है। जब एंड में जिन दो एमसीक्यूज में आप स्टक हो, ठीक है, तो उनमें आप लोग अपने सोचें कि अच्छा अगर वेरियस फैक्टर्स पढ़ूं तो क्या होंगे, ये क्या होंगे। तो उन दोनों में से एक लाजमी सवाल होता है, और यूजली जो आपके दिमाग में पहला आता है वही ऑप्शन होता है। इसको हम एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बोलते हैं उन एमसीक्यूज के लिए जिनमें हमें कंफ्यूजन होती है। ठीक है, ये प्रैक्टिस जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को साथ साथ में प्रैक्टिस भी होती जाएगी। ओके, ये सारा ऑप्शन का ये एक इनका सेट पैटर्न है जो सीपीएसपी वालों ने दिया हुआ है। ठीक है, तो यही से उठा उठा के वो देते हैं, वो बायोस्टेटिस्टिक्स भी देते हैं जब उनका दिल करता है। लास्ट पेपर में बायोस्टेटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन उससे पहले उन्होंने दी थी, 2022 और 2023 के पेपर्स में आई हुई थी। ठीक है, मेटा एनालिसिस और केस कोहॉर्ट टाइप। ओके, नेक्स्ट ये एक टेंटेटिव प्लानर है। ठीक है, ये 20th मई का जिस तरह मैंने लिखा है कि ये हम पेपर करेंगे 2014 का। ठीक है, इस तरह दरमियान में फ्लैश कार्ड वैसे मोस्टली मैंने इसके अंदर ब्रेक ब्रेक दिया हुआ, लेकिन मैं डेली बेसिस पे फ्लैश कार्ड सेंड करती रहती हूँ। इस तरह 25 को 2015 का पेपर्स करेंगे, दो पेपर होते हैं ना सारे। ठीक है, ये इस तरह 28 का है, फिर ये थर्ड थर्ड जून को है। कोशिश की है मैंने कि दरमियान में मैं गैप ज्यादा से ज्यादा दूं। ठीक है, 6 जून को 2018 है, 10 जून को 2019 है। ठीक है, तो इस गैप के दौरान में हम पेपर 1 टू 2018 का अलॉन्ग विद द फ्लैश कार्ड्स। ठीक है, फ्लैश कार्ड तो ऑलमोस्ट पर डेली ही सेंड करती होती हूँ। ये 13 जून का है, 22 जून का है। ठीक है, फिर 31 जून का है, और ये ब्रेक, और ये फिर 14 जुलाई जो है वो फेब 2024 कर दिया। लेकिन अगेन मैं वही कह रही हूँ कि ये टेंटेटिव प्लानर है, इसमें आगे पीछे चेंजेस हो सकती हैं। इसमें आपने जो ब्रेक वाले दिन है ना, उसमें कोशिश किया करें कि जो मैंने आपको लैंग और प्री टेस्ट और विलियम की जो ऑडियो वीडियो ग्रुप में डाला हुआ है, डेली दो आपने उसमें से करने हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन प्लानर। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी उसमें डाल दिया है ताकि जिसको जब टाइम मिले वो कर ले। इस प्लानर में मैंने सिर्फ फ्लैश कार्ड और पेपर्स डाले हुए हैं। ठीक है, अब 4 जुलाई से ऑनवर्ड ये पेपर, ये जो कोर्स है ये टिल एग्जाम डेट होता है। ऐसा नहीं कि 4 जुलाई के बाद मैं ग्रुप बंद कर दूंगी कि बस सब कुछ भी नहीं मुझसे पूछना हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, यू कैन आस्क एनीथिंग इन द डिस्कशन ग्रुप, बट प्लीज जब भी आप डिस्कशन ग्रुप पे कोई डिस्कस करें, आप वो पेपर क्वेश्चन नंबर लाजमी क्या करें। ठीक है, कि मैडम ये पेपर है, ये क्वेश्चन नंबर है, आपने इसका ये आंसर बताया, मुझे इसकी ये क्वेरी है, काइंडली मुझे इसका रेफरेंस दे। रेफरेंसेस वैसे मैंने हर टॉपिक की दिए हुए हैं। ठीक है, हर एमसीक्यू के आपको साथ में रेफरेंसेस मिल जाएंगे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारा यहाँ तक प्लानर ये मोस्ट 10 जुलाई तक जाएगा, 4 जुलाई लिखा हुआ है, लेकिन आई नो कि ईद की छुट्टियां और कुछ रैंडम चीजें 10 जुलाई तक हो जाएगा, तो उसके आगे मैं आप लोगों को रिवीजन प्लान दूंगी कि आज आप लोगों का ये टारगेट है कि आप लोगों ने इन इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है, इतने दिनों में इनका करना है। ठीक है, क्योंकि एट द एंड मैं चाहती हूँ कि आपके पास एटलीस्ट 20 डेज अपने हो। ठीक है, 10 to 15 डेज या 20, जिसमें आप अपनी रिवीजन कर सकें। ठीक है, क्योंकि जब तक आप किसी कोर्स के साथ चल रहे होते हो, ठीक है, तो कोई अपने ड्यूटीज की वजह से आगे पीछे हो जाता है, किसी का थ्योरी कराया जाता है, लेकिन एंड के 20 डेज में थ्योरी रिवाइज करना बहुत जरूरी है। इसलिए कोशिश मेरी यही होगी कि मैं इसको 10 जुलाई तक कंप्लीट करा लूँ। ठीक है, लेकिन एंड के 20 डेज मैं इस आप लोग को रिवीजन प्लान दूंगी। आई विल गिव यू प्लान कि आपने ये टॉपिक पढ़ने हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट है। जो थेरी ग्रुप में है उनको तो इजीली वहां पे रिवीजन प्लान मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने इनको क्या कराया हुआ है। लेकिन जो सिर्फ क्रैश कोर्स में है उनको भी मैं बताऊंगी। इनको मैं, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कि मैडम ये गाइडलाइंस कहाँ से पढ़नी है, जो नहीं है थेरी कोर्स में ना। ठीक है, तो उनको मैं बताऊंगी कि ये गाइडलाइंस यहाँ से पढ़नी है, कौन सी चीज उसमें इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी गाइडलाइन आपको मिलती रहेगी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत होता है कि मैडम हम लोग पीछे रह गए हैं कहीं, ग्रुप से हम निकाल तो नहीं दिए जाएंगे। मैं ग्रुप से नहीं निकालती बच्चों, ये ग्रुप्स ऑटो डिलीटेड मोड पे होते हैं, लेकिन ये एग्जाम डेट के बाद डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम डेट तक आप लोग सारे इसके अंदर हो, सारे ग्रुप्स में हो, और आप लोग इससे जितना फायदा ले सकते हो प्लीज लें। क्योंकि अगेन मैं वही बात करती हूँ कि जस्ट डोंट ज्वाइन, बट प्लीज फॉलो द ग्रुप। ठीक है, मेरे पास टेलीग्राम में अभी भी थेरी में जब स्टूडेंट्स हैं, मैं देखती हूँ कि किसी ने 2 2 3 3 महीने जो है वो लास्ट टेलीग्राम का देखा हुआ है, उसके बाद टेलीग्राम नहीं देखा हुआ, तो मुझे समझ आ जाती है कि ये बच्चा नहीं पढ़ रहा। ठीक है, इसलिए मैं एक ही ग्रुप, सिर्फ आईएमएम के एक ही ग्रुप को एट अ टाइम फोकस करती हूँ। यही रीजन है कि मुझे पता हो कि ये स्टूडेंट कहाँ पीछे जा रहे हैं, ये बच्चा नहीं पढ़ा, तो मैं उनको टैग करती हूँ मेन ग्रुप में कि आप लोग इतने टाइम से टेलीग्राम में नहीं हो, इट मींस दैट यू आर नॉट फॉलोइंग द ग्रुप, यू आर नॉट स्टडिंग आई गेस, या आपका क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ तक बच्चों को क्वेश्चन है तो बताएं, इसके बाद हम जो है वो एंड करते हैं।
मैम जी जी। डॉक्टर बुशरा जी बच्चे। मैम मतलब मुझे कोई क्वेश्चन तो नहीं है, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। बट हम्म मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या आप इन्फेक्शियस का हमें मतलब, हम तो क्रैश कोर्स वाले हैं, हमें मतलब थ्योरी नहीं होगी, बट क्या हम्म। आप हमें इन्फेक्शियस को एज अ थ्योरी पढ़ा सकती हैं किसी एक दिन, जिस दिन ब्रेक ना हो उस दिन, ठीक है। काइंडली? मतलब आप कह रहे हो कि कंपाइल्ड करके एक समरी फॉर्म में। हाँ मैम, बहुत मुझे बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल हम्म। लगते हैं इन्फेक्शियस। मैंने ओवरऑल एक बार पढ़ के देखा है, तो मुझे जब ज्यादा लगता है कि मैं इन्फेक्शियस को अच्छा नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। वैसे मैंने आप लोग को इन्फेक्शन मॉड्यूल में भी डाला है, आपने उसको पढ़ना शुरू किया है वन बाय वन करके? जैसे टॉर्च है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, वो जी मैंने। मैंने पढ़ना शुरू किया है, उससे काफी बेनिफिट है, मैंने हम्म। काफी ज्यादा उसके पढ़ लिए हैं ठीक है। इससे, और मैंने लिंक में भी देखा है। बट मुझे ना, जब हम पढ़ेंगे ना तो फिर मैं आपको बताऊंगी मुझे क्या क्या क्वेरीज हैं। बस आप ठीक है। एक दिन ऐसा दे दीजिएगा जिसमें आप ओवरऑल हमें इन्फेक्शंस का ना मतलब एक लाइट दे दीजिएगा कि हमें बस ठीक है। ऐसे जाना है। ठीक है फिर बिल्कुल। उस दौरान ही मैं आपसे ना पूछ लूंगी कैसे कैसे मुझे जो जो कहाँ कहाँ मुझे, मैंने अलग करके लिखे हैं वो एमसीक्यू जो मुझे बहुत तंग करते हैं। मैं हम्म। आपको वैसे भी send कर दूंगी, सबके साथ ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। लेकिन इन्फेक्शंस मुझे बहुत बुरे बुरे लग रहे हैं। हाँ, नहीं, और इन्फेक्शन इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? वैसे वही मैं कह रही थी कि ये क्रैश कोर्स वालों का, कभी मैंने क्रैश कोर्स वालों को मैं वैसे इन्फेक्शन फ्लैश कार्ड में पढ़ाती हूँ, लेकिन एक पूरे मॉड्यूल में मैं नहीं डालती, वो वैसे थ्योरी वालों के लिए था, लेकिन मुझे पर्सनली फ़ील होता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये मिस नहीं होना चाहिए। और ये इंशाल्लाह मैं ऐसा करूँगी कि दरमियान में जो ब्रेक वाला कोई दिन होगा ना, उसमें मैं कंपाइल्ड करके आप लोगों को इन्फेक्शंस पढ़ा लूँगी। आप लोग क्वेरी या तो कंपाइल्ड फॉर्म में मुझे टेलीग्राम में सेंड कर दीजिएगा उसी ही दिन, मतलब मैं डिस्कशन ग्रुप ऑन कर लूँगी ताकि मैं आपको रेफरेंसेस भी साथ-साथ सेंड कर सकूँ, ठीक है? मतलब यहाँ पे मैं आपको लाइव पढ़ा के ना, थैंक यू सो मच। तो फिर आपने एक्चुअली हम्म। मेरे पास ना टेलीग्राम का ये तो फ़ायदा होता है कि वो मैंने ना रेफरेंसेस का पूरा मेरे पास एक पूल पड़ा हुआ है उधर। तो अगर आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछोगे तो मैं फ़ौरन आपको रेफरेंस वहाँ से सेंड कर सकूँगी, फॉरवर्ड कर सकूँगी, वही। ठीक है? ठीक है। तो ठीक है। क्वेरीज़ हम बेशक थैंक यू वहाँ सो पे हम, मच। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये चीज़ मुझे खुद भी थी कि यार मैं इन्फेक्शंस को हमेशा बहुत बहुत मुझे वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को किया था, लेकिन इन्फेक्शन का इंशाल्लाह मैं ज़रूर लूँगी, ठीक है? ये क्रैश कोर्स के बच्चे हैं, बल्कि वो सबके लिए होगा, किसी एक के लिए स्पेसिफिक नहीं है। और ये आपने मुझे रिमाइंड कराना है मिड ऑफ कोर्स में इंशाल्लाह, ठीक है? लेकिन मेरे ज़हन में नहीं था। इंशाल्लाह। और दूसरा बुशरा, जब आप ये हम पास पेपर्स करेंगे ना, तो ये पास पेपर अभी शायद आप खुद पास पेपर्स कर रही हो ना, तो खुद करने से ना इंसान बिल्कुल थोड़ा-सा, जब तक कोई गाइडेंस ना हो को कुछ समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि मैंने ये चीज़ भुगती है। मैंने आईएमएम विदाउट गाइडेंस, मेरे साथ कोई भी नहीं था, तो मैंने खुद किया था, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। 10-10 किताबें सामने रख के अपने नोट्स बनाती थी मैं। तो अभी जो है ना, एटलीस्ट ये अब फ़ायदा हो जाता है कि आप चीज़ें, मतलब ये है कि आप आपको ना एक आउटलाइन मिल जाती है ना, मतलब मैं आपको बता दूँगी कि यार ये टॉपिक यहाँ से अच्छा है, इसको ऐसे-ऐसे पढ़ना है, उसमें से ये एमसीक्यू आता है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन और दूसरा, जब पास पेपर्स करेंगे ना, तो आप जब पास पेपर्स में इन्फेक्शंस के बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आएँगे, तो उसमें आप खुद देख लेंगे कि आपको पूरा टॉपिक वैसे भी इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। लेकिन मैं इसका भी इंटरेक्टिव लूँगी, क्योंकि आप अगर मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, अगर आप उनसे भी फीडबैक लेना चाहें, तो मेरा अपना थोड़ा-सा, हर इंसान का अपना मेथड ऑफ टीचिंग होता है, ठीक है? सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, किसी का किसी से कोई भी कंपैरिज़न नहीं होता, ठीक है? हर कोई एक अच्छे माइंडसेट के साथ आता है। तो मेरा अपना मेथड ये होता है कि मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं कोई इन्फेक्शन का एमसीक्यू कराऊँ, तो मैं 2-3 बातें एक्स्ट्रा भी बता देती हूँ, क्योंकि क्योंकि मैंने अभी इतने आप लोगों के एमसीक्यूज़ पढ़ लिए हैं ना, कि ये चीज़ें याद हो गई हैं मुझे। तो वो इंशाल्लाह जब पास पेपर्स भी करेंगे ना, और जब एमसीक्यू आएँगे, तो उसके साथ भी आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएँगी। लेकिन इट्स अ गुड आइडिया, ये मेरे ज़हन में था कि इन्फेक्शन का इंशाल्लाह मैं ज़रूर लूँगी सेशन। और मैम अक्सर लोग कहते हैं कि नाइस गाइडलाइन से आप लेबर और आईयूजीआर की गाइडलाइंस के थ्रू पढ़ो। मतलब मैंने आईयूजीआर की गाइडलाइंस पढ़ी है, बट मैंने नाइस की लेबर की गाइडलाइन नहीं पढ़ी। क्या आईएमएम के लेवल पे नाइस की गाइडलाइन लेबर के लिए पढ़ना जरूरी है या नहीं? हाँ, देखिए, अगर आप बुशरा, आई गेस सिर्फ़ क्रैश कोर्स में हो? यस मैम, मैं बस क्रैश कोर्स में हूँ। अच्छा, मैंने जो थ्योरी के बच्चों को कराया था, उसमें मैंने सीटीजी, एफपीएस और जो इंट्रापार्टम नाइस की गाइडलाइंस हैं, उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें इन बच्चों को एक टॉपिक में कराई हैं, ठीक है? इसके अलावा आईयूजीआर का जो मेरा लेक्चर है, वो सारा गाइडलाइंस पे ही है। और जो ईबीएम में चार्ट दिया हुआ है ना, वही गाइडलाइन में भी सेम चार्ट है। ईबीएम और आईयूजीआर अगर आप गाइडलाइन से पढ़ें तो इतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है? लेकिन ये दोनों चीज़ें पढ़नी होती है। जिनको मैंने आईयूजीआर गाइडलाइन से पढ़ा है, तो उनको मैंने कहा है कि सेल्फ स्टडी फ्रॉम ईबीएम एज़ वेल।
ठीक है। तो अगर आप थ्योरी कोर्स में नहीं भी हो तो आपने आईयूजीआर गाइडलाइन से भी पढ़ना है और आपने ईबीएम से भी पढ़ना है। और आपने लेबर में जो इंट्रापार्टम की नाइस गाइडलाइंस है ना, उसमें सीटीजी और एफपीएस स्पेशली ये लाजमी पढ़ना है, क्योंकि ये अपग्रेड हुए हैं। और ये वैसे भी सीटीजी और मैं फ्लैश कार्ड्स अपने ग्रुप में सेंड करती होती हूँ, सीटीजी और एफपीएस भी, क्योंकि ये तो जब आप पास पेपर्स करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं पूरा टॉपिक ही पढ़ा रही होती हूँ साथ में। अगर आप मेरे प्रीवियस स्टूडेंट से पूछे ना, तो वो कहते हैं कि मैडम आप तो पूरा टॉपिक ही कवर हो जाता है। और ये अच्छी बात है, गेस कि अच्छी बात है कि जो बच्चे थ्योरी में नहीं थे साथ में, थ्योरी का ये फायदा होता है कि फिर वो डिटेल में मैं पढ़ा लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा ये होता है कि शॉर्टकट बता के। लेकिन आपको फायदा, जब आप पास पेपर आप सिर्फ एक मेरे साथ जब 2014 का करोगे तो आप लोगों को खुद लगेगा अच्छा कि ये अच्छा मेथड है। दूसरा ये कि वो साथ में वही वाली बात है, डायरी लेके इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करना है। अगर कोई इंपॉर्टेंट चार्ट है तो मैं साथ नीचे रेफरेंस बता देती होती हूँ। लेकिन यस, अगर जिसने जो थ्योरी के कोर्स में नहीं है ना, उनको खुद अब आयुजार भी पढ़ना है और इंट्रापार्टम की नाइस गाइडलाइंस भी पढ़नी है। देखो गाइडलाइंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे जो सारे लेक्चर्स है वो मैं गाइडलाइन से ही बनाती हूँ, और ईबीएम से जो अपडेटेड है ना ईबीएम में, या ड्यू हर्ट से, या कुछ 10 टीचर से भी मैंने लिए हुए हैं। तो अगर आपने नहीं, अगर आप खुद थ्योरी पढ़ रही हो तो फिर लाजमी जो है ये आपने ये पढ़नी है। ये अ, मैंने पढ़ लिया है मैम, अच्छी माशाल्लाह, ये बात तो है। हो। और ये इसको फिर आपने जब आप पास पेपर्स करोगे ना तो फिर आपको फायदा होगा इस चीज का, आपको पता होगा ना ऑलरेडी कि ये चीज अच्छा है, इसका जैसे सीटीजी पढ़ाई है तो अच्छा इसका ये रेफरेंस है, ये चीज हमने यहाँ से पढ़नी है। और दूसरा ये कि जो गाइडलाइंस की जो इम्पोर्टेंट, सारी गाइडलाइंस पूरी पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। गाइडलाइंस में जो वो है ना हाईलाइटेड चीजें, अगर आप वो भी पढ़ो दैट इज मोर देन एनफ फॉर आई। और मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आजकल फेलियर जो है, मतलब इतने ज्यादा लोग हम्म। मतलब क्यों फेल कर रहे हैं आईएमएम को? मतलब पहले मैं जब एज अ हाउस ऑफिसर थी तो मैं देखती सबके आईएमएम फर्स्ट टाइम में क्लियर हो रहे हैं, बट अब तो हाँ, मतलब कोई सेकंड अटेम्प्ट पे, कोई थर्ड, ऐसा क्यों मतलब? नहीं आपने अपने उस पे देखा हुआ है। मैं जब करी थी तो मेरे साथ हम लोग 8 स्टूडेंट थे, उनमें सिर्फ मैं पास थी, वो 7 पास नहीं थे, और उनमें से एक अच्छा। थी जिसका एक्सपायर होने वाला था। वही वाली बात है ना कि आप लोग, मैं यही तो कह रही हूँ कि सीनियर्स ने ऐसी स्टोरियां बनाई हुई है कि आईएमएम फेल नहीं हो सकता, आईएमएम फेल हम्म। होता है। मतलब मैं वही कह रही हूँ ना कि जो मैंने ये जो बात आप लोगों को की है ना कि ये कि आप लोगों ने डीमो, क्योंकि जब मैं अपनी उस पर ट्रीट दे रही थी, और मैं, मेरा दिल नहीं कर रहा था ट्रीट देने का, मुझे बहुत सबने फोर्स किया कि तुम क्यों नहीं ट्रीट दे रही। एंड यू कांट बिलीव कि बाकी जो 7 मेरे साथ थी वो मेरी कुलीग्स थी सारी। कोई मुझसे बहुत सीनियर था, किसी का एक्सपायर होने वाला था, ठीक है, और किसी का क्या था, वो सारी मेरे साथ उन्होंने, मतलब उन्होंने ऐसे दिल छोटा नहीं किया, सबने मेरी बड़ी हेल्प की। एंड यू कांट बिलीव कि जब मेरे आईएमएम के टॉक से, तो उन्होंने कहा था मेरी मैडम से कि मैडम इसको छुट्टी दे दे, इसकी ड्यूटीज हम करेंगे। ठीक है, तो कभी कभार आपकी किस्मत से आपको इतने अच्छे कोलीग्स भी मिलते हैं। मतलब मेरा दिल था कि यार ये बाकी 7 लड़कियां नहीं हुई, और वो सीनियर भी थी मुझसे, मेरे लेवल की तो एक दो थी, बाकी सारी सीनियर थी। अब सारी पास हो गई, सबके पार्ट 2 पास हो गए। किसी ने पूछा कि आपने आईएमए में ट्रीट दी थी या नहीं दी थी सैरिश के साथ? तो यही कह रही हूँ कि ये टाइम गुजर जाता है, ठीक है। अब वो सारी इतनी अच्छी अच्छी जगहों पे कंसल्टेंट है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका पास ना हुआ हो। और कुछ तो ऐसे जिन्होंने आईएमएम के 2 मंथ के बाद पार्ट 2 दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट पे पास हो गई हैं। तो ऐसा नहीं होता, फेलियर रेट हमेशा से ज्यादा होता है। लेकिन वही वाली बात है ना कि किसी यूनिट में अगर ज्यादा बंदे पास हो जाए, जो बंदा पास हो जाता है वो कहता है मैं बहुत आसान है, जिस बेचारे का नहीं होता पास तो वो कहता है मैं बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये फीडबैक डिपेंड डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। लेकिन नो डाउट लास्ट, मैं ये तो कह रही हूँ कि 2022 और 2023 के पेपर इतने इजी थे कि उन्होंने फेब 2024 में कहा कि अच्छा डालो थोड़ा नया पूल। ठीक है, लेकिन वो नया पूल आपके ऑप्शन गाइनी में ही साथ था ना, उन्होंने कोई मेडिसिन की बुक पे से तो नहीं उठा के दिया। हाँ, टॉक्स के लिए मेरा इनके साथ बड़ा एतराज था, क्योंकि टॉक्स में उन्होंने फ्यू क्रोमोसाइटोमा दिया हुआ था। तो मैंने कहा यार फ्यू क्रोमोसाइटोमा तो हमारी एचओडीज को भी नहीं आता, इन बच्चों को फ्यू क्रोमोसाइटोमा इन प्रेगनेंसी का इंसिडेंस पूछ रहे थे वो। ठीक है, तो यही मैं कह रही हूँ कि वो फिर ज्यादा बच्चे फेल हुए उसमें। फेल लफ्ज तो मैं नहीं कह सकती, मतलब वो नहीं कर पाए। ठीक है, तो उसमें उनका कसूर नहीं है। लेकिन थियरी का पेपर लिटरली ऐसा नहीं था कि अब हम लोग करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट पूल था, लेकिन था तो ऑप्शन गाई नहीं सही ना, दिया तो उन्होंने वही किताबों से ही था। कोई जैसे वो पीजे सिंड्रोम वाला आ गया था लैंड से उठ के। तो वो लैंड लैंड मैं इससे तो कहती हूँ कि सिर्फ आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं करना, वो सुनना भी है। तो जिन्होंने वो साथ साथ किया हुआ था वो शुक्र पड़े थे कि शुक्र है हमने वो लेक्चर सुन लिए थे लैंड के। जी डॉक्टर नीलम, आपकी कोई क्वेरी? नहीं डॉक्टर, मेरी कोई क्वेरी नहीं।
बुशरा, अतीका। कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं जो मैं शेयर सिर्फ इसलिए करना चाहती हूँ ताकि आप लोग उससे मोटिवेट हो, ठीक है। ये कोई बिजनेस पर्पस नहीं है। मैं हमेशा मुझे जो दूसरों की सक्सेस स्टोरीज होती है जो बच्चे शेयर करते हैं, मुझे कभी कभार अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि अक्सर लोगों का यही होता है कि ये कोई बिजनेस पर्पस है। इट्स नॉट अ बिजनेस पर्पस। मेन एम यही है कि मैं आपको जिस तरह बताती हूँ ना कि जब भी मैं अपनी लाइफ में डीमोटिवेट होती हूँ तो मैं जो है वो गूगल से सर्च करती हूँ मोटिवेशनल कोट्स, कि मैं मुझे किसी तरीके से मोटिवेशन मिले। ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये मेरे पास लास्ट उसमें थे बच्चे। नो डाउट द पेपर वाज डिफिकल्ट। डिफिकल्ट इसलिए आज से कि उन्होंने नया पूल डाला हुआ था, लेकिन देखिए जब ये पास हो सकते हैं तो आप लोग भी पास हो सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों से मोटिवेशन लेनी होती है कि इंशाल्लाह मैं भी नेक्स्ट टाइम पास होऊंगा, और मैं भी फिर, और ये चीज़ें हो जाती हैं। ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि पास ना होने वाला हो, ठीक है। और ये जो है वो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पास ही होता हो, ठीक है, इसमें भी फेलियर रेट है जितने जैसे पार्ट 2 में है। और अब तो मैंने जिस तरह बताया ना कि एग्जामिनर्स को पता चल गया, जिस तरह टॉक्स में उनको पता चल गया ना कि ये बच्चे बस सिर्फ ब्रीच और शोल्डर डिस्ट्रोशिया के मैनुअर्स सीख के आते हैं, तो उन्होंने अब वो पूरा एक्सटेंडेड टॉक्स बना दिया उसको। लेकिन ये एक लिहाज से थोड़ा सा अच्छा इसलिए कि वो आपको अभी से ही थोड़ा ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। ये जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि लैंग पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, सो इट्स हेल्पफुल, ठीक है। आप लोग को मैं जब ये पेपर कराऊंगी तो आप लोग खुद देखोगे कि इसमें से एमसीक्यूज आए हुए थे। जो ऑडियो बुक बनाने का मकसद ही यही है कि उसकी जो अपडेटेड आरसीओजी की गाइडलाइंस है वो उसमें आपको बताई जाए, वरना बुक्स तो सबके पास होती हैं, ठीक है। मेन एम ये होता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस तो वो देते हैं ना, क्वेश्चन तो वो उठा के दे सकते हैं, लैंग से भी देते हैं, उससे भी देते हैं, प्री टेस्ट से भी देते हैं। ओके, चलो एंड करते हैं। लास्ट में अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो, इसके बाद हम एंड करते हैं। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? टाइम मैनेजमेंट में अगर आप लोगों को कोई है कि अभी हमसे सबसे ज्यादा क्वेरी यही होती है कि मैडम टाइम मैनेजमेंट नहीं होती हमसे एग्जाम में, तो यही मैंने जिस तरह आपको बताया कि आपने एक्सक्लूजन क्राइटेरिया करना है, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है उसको स्किप करते जाएं, ठीक है। लेकिन एंड पे आपने 20-25 मिनट्स देने हैं लाजमी, जिसको आपने बड़ा ही ध्यान से करना है। क्यों? और एक क्वेश्चन पे 5-5 6-6 मिनट नहीं लगाने। हर एमसीक्यू को 2 से 3 दफा पढ़ना है, ठीक है। ये बच्चे मैंने, अच्छा बट व्हेन इज नेक्स्ट क्लास, ठीक है, 20th कल है ना। हाँ, कल मैं आपको 2014 का पेपर कराऊंगी, और मैंने जो प्लानर दिया हुआ है ना, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ रात के टाइम, ठीक है। और मैं कोशिश करती हूँ कि अगर ये रिकॉर्डिंग भी मैं उसका लिंक बना के आप लोगों को सेंड कर लूँ, उन लोगों के लिए जो नहीं ले सके। बेसिकली इंटरेक्टिव सेशन का थोड़ा सा ये वो होता है कि मुझे पता चल जाता है कि आप लोगों के ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स क्या हैं। वैसे डिस्कशन ग्रुप होते हैं इस मकसद के लिए, लेकिन आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, आप पूछ सकते हैं मुझसे। कोशिश क्या करें, टेलीग्राम में पूछा करें। टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप को मैं टाइम टू टाइम देख रही होती हूँ, वो आप लोगों के लिए ओपन होता है। नहीं, कोई फिक्स टाइम नहीं है डॉक्टर सादिया। मोस्टली जो टाइम होता है वो 4 to 8 PM के दरमियान वाला होता है, या लेट नाइट होता है, ठीक है। तो वो वैसे भी चूंकि पेपर आएगा, पेपर के बाद ऑडियोज आती हैं, वो रिकॉर्डेड होती हैं। अगर आज सेंड कर ली, नहीं सुना, आप कल लाजमी उसको सुन लोगे। आईएमएम के लिए मोस्टली मेरे होते ही ये है। हाँ, जूम की रिकॉर्डिंग मैं बिल्कुल शेयर करूंगी, क्योंकि काफी सारे